अब दुनिया में कोई ये भरोसा नहीं करता कि आदिवासियों के मामले में सरकार सच बोल रही है। सबको पता है सरकार लुटेरी। सोनी सोरी के को थाने में निवस्त्र करके गुप्तांगों में पुलिस ने पत्थर भरे और ये कहा कि ये बहुत बड़ी माओवादी नेता है। वो सातों मामलों में बरी हुई। हमारा जो 16 एकड़ में आश्रम था उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। पहला बुलडोजर भारत में बीजेपी का मेरे ऊपर चला था। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की गई। मेरा 1000 का स्टाफ था, वो पूरा संस्था खत्म कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारे किस्म के अपराध हैं, अन्याय हैं और इन अपराधों को दूर करने को, इनको ख़त्म करने को बहुत सारे लोगों का दिल चाहता है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि इन अपराधों के पीछे असमानता सबसे बड़ी वजह है। चाहे वो असमानता लैंगिक हो, जाति आधारित हो, सांप्रदायिक हो या क्षेत्र के आधार पर कोई असमानता हो या फिर आर्थिक आधार पर कोई असमानता हो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस असमानता को दूर हो जाना चाहिए, लेकिन इसे दूर करने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग ये कोशिश करते भी हैं उनमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई साथ तलाशते रहते हैं कि जब 4 लोग साथ आएंगे तब कुछ करूँगा या करूँगी। जब एक ग्रुप होगा, कोई पार्टी होगी, कोई संगठन होगा तो उसके साथ में ही हम कोई काम शुरुआत करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनिशिएटर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते कि कितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं और वे अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं हिमांशु कुमार जी, जो 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस से राजघाट से एक साइकिल यात्रा पर निकले हैं। अकेले ही निकले हैं। ये यात्रा कुशीनगर जाएगी और अलीगढ़ हाथरस होते हुए अब ये यात्रा आज मथुरा पहुंची है। हिमांशु जी, आपका स्वागत है इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सौरभ जी। कुछ सवाल हैं जो आपकी इस यात्रा को लेकर हमारे बहुत सारे साथियों के दिमागों में थे जब उनसे चर्चा हो रही थी इस यात्रा की। पहला सवाल ये था कि क्यों निकले हैं आप इस यात्रा पर? क्या ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए आप निकले हैं? जैसा मैंने कहा कि कोई असमानता को मिटाना है, तो दरअसल कैसे मिटाएंगे इस यात्रा से? जी, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस वक्त सांप्रदायिकता को जिस तरीके से राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बना करके देश के बाकी मुद्दों से चालाकीपूर्वक ध्यान हटाया जा रहा है, हमें सांप्रदायिकता के मुद्दे पर और इस पूरी राजनीति को नौजवानों के सामने पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। नौजवानों से बात करने की ज़रूरत है कि हमारी समस्या मुसलमान या ईसाई नहीं है। हमारी समस्या हमारी बेरोज़गारी है, संसाधनों की लूट है, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार हैं, बेरोज़गारी है, शिक्षा का महंगा होता जाना है। ये सारे मुद्दे हैं। तो ये सारी बात करने के लिए हमें लोगों के बीच जाने के लिए किसी संगठन, किसी आंदोलन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने हिम्मत के साथ और अपनी जो जिम्मेदारी है हमारी, उसको समझते हुए मैं अपनी साइकिल उठाता हूँ और मैं चल पड़ता हूँ और इस तरह मैं करता रहता हूँ। ये मेरी 4थी साइकिल यात्रा है। और इससे पहले कहाँ की यात्रा हुई? इससे पहले 2010 में मैंने आदिवासियों के मुद्दे पर दिल्ली से बम्बई की थी, जब मुझे छत्तीसगढ़ से निकाला गया था। उसके बाद 2017 में इलीगल माइनिंग और आदिवासियों पर अत्याचारों के खिलाफ फिर से राजस्थान की यात्रा की थी, अहमदाबाद से दिल्ली तक। फिर पिछले साल 2024 में दिल्ली से तलोजा जेल मुंबई तक यात्रा की, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुद्दे पर आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में जो सरकारी जो दमन चल रहा है और संसाधनों की लूट चल रही है, उसके खिलाफ जो लोग भी लिखते बोलते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है अर्बन नक्सल कह करके। तो भीमा कोरेगांव नाम का एक फर्जी केस बना करके 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला हुआ है, जो भीमा कोरेगांव का ये तलोजा जेल में है। तो वहाँ तक मैं गया था। और दिल्ली में जिस तरीके से उमर खालिद सैफ़ी, मीरान हैदर, गुलशिफा फातिमा, शर्जील इमाम, इन सबको जो CANRC आंदोलन में शामिल थे, उन सबको जेलों में डाला हुआ है। इसके अलावा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में
रुपेश कुमार सिंह को छत्तीसगढ़ में, सुनीता पोटाम और सुरजू टेकाम और बहुत सारे आदिवासियों को जेल में डाला हुआ है। तो इन सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुद्दे पर यात्रा की थी और ये अब चौथी है जो उत्तर प्रदेश की है, जो गांधी जी की समाधि से शुरू हुई है। गांधी जी की शहादत दिवस 30 जनवरी को, जिस दिन नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी, जो आरएसएस का था, और उस दिन से हमने शुरू की है। और हम जाएंगे संत कबीर की समाधि मगहर में, संत रैदास की समाधि काशी, और समापन करेंगे महात्मा बुद्ध की समाधि कुशीनगर में। और रास्ते भर हम नौजवानों से बात करते हुए जाएंगे। तो अभी जैसे कि आप एक मैसेज देने के लिए निकले हुए हैं, दिल्ली से मथुरा पहुंचने तक जो अलग अलग पड़ाव आपके हुए हैं, और सिर्फ इस यात्रा की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरा सवाल ये भी है कि जो पिछली 3 यात्राएं भी हुई हैं, इसका क्या प्रतिफल अब तक आपको मिला है? जो मैसेज आप देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नौजवान और समाज के अन्य जो तमाम सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर असमानता और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, उसमें क्या सफलता आपको अब तक देखने को मिली? देखिए, जो सामाजिक काम होते हैं उसका ज़रूरी नहीं है कि प्रतिफल आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। चीज़ें बहुत कई बार सटल मैसेज जाता है लोगों में, ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जबकि सरकारों ने इतना खौफ पैदा कर दिया है कि लोग इंसाफ और सच्चाई की तरफदारी करने में डर रहे हैं, बोलने में डर रहे हैं, लिखने में डर रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर ये मैसेज दे सकते हैं, साइकिल उठा करके एक 60 साल का व्यक्ति अगर अकेला सड़क पर उतर जाता है, तो ये भी एक मैसेज है जो लोगों को दिया जा रहा है कि डरो मत, और मैं नहीं डर रहा हूं। तो ये मैसेज सरकार को भी है। जो सरकार ये सोचती है कि हम बहुत बड़े दादा हैं और हम आपको डरा लेंगे, आप बिल्कुल इंसाफ वगैरह भूल जाइए, और डर कर रही है हमसे, उसके सामने एक 60 साल का व्यक्ति अगर अकेला सुबह 6 बजे साइकिल पर अंधेरे में निकल पड़ता है, तो सरकार को मैसेज दे रहा है कि हम तुमसे डरते उड़ते नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसी वक्त हमें प्रतिफल मिल जाए। तो बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को सीखने को भी मिलता है, आगे भविष्य में लोग करते हैं। जैसे आज तक हम सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब और सावित्रीबाई फुले और जिन लोगों ने भी पहले काम किए हैं, आज हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि उसी वक्त प्रतिफल मिले, प्रतिफल बहुत लंबे समय तक जाता रहता है। लोगों का ये भी एक सवाल भी है, उनकी आशंका भी है। कई बार जैसा आपने कहा कि आप अकेले चलते हैं, तो इससे ये मैसेज जाता है कि अगर मैं अकेला भी चल सकता हूं तो आप सब लोग क्यों नहीं चल सकते हैं, और ये मतलब मैं डरता नहीं हूं अन्यायियों से, अत्याचारियों से। ठीक है, लेकिन लोगों का एक डाउट रहता है कि कहीं ये जो तरीका है ये कहीं हीरोइज्म की तरफ तो नहीं ले जाएगा, कि एक ही शख्स है जो चल रहा है, उसके साथ में और दूसरे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोगों का कोई रेला नहीं चल रहा है, ये एक ही आदमी चल रहा है, एक ही आदमी के इर्द गिर्द तो पूरा का पूरा मूवमेंट है, पूरा का पूरा आंदोलन है। तो कहीं ये हीरोइज्म की तरफ तो नहीं लेकर जाएगा, नायकत्व की तरफ तो नहीं ले जाएगा? आंदोलन तो कोई है नहीं, और मैं जब भी निकलता हूँ आह्वान करता हूँ ओपन कि जिसको आना है वो आ सकता है, और जो उसके खतरे हैं उसके बारे में भी बताता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला चलना चाहता हूँ, चूंकि लोग नहीं आ रहे हैं इसलिए अकेला चलता हूँ। ये जब तक अकेले चलते रहेंगे जब तक कि अन्य लोग नहीं आ जाते, ये उनके ऊपर है कि वे साथ आ जाएं। बिल्कुल। तो अभी इसमें कुछ लोगों का ये भी रहता होगा कि हाँ हम भी चलना चाहते हैं, फिर कुछ ऐसे रेस्पॉन्सेज आए हैं आपके पास में? नहीं, लोगों ने कहा, और फिर जब हमने बताया कि भाई ये खतरा है तो कई लोग पीछे भी हट जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आएंगे तो आ जाएंगे, सबका स्वागत है जो भी आना चाहता है। पर लोग तो ये कहते हैं कि साहब आपके ऊपर तो कभी भी यूएपीए लग सकता है, हमको नहीं फंसना है। तो आपके साथ मिलने में ही सरकार हमारा नाम नोट कर लेगी कि आपसे हम मिले हैं। तो लोग डरते हैं। अभी जब हम निकलने लगे तब भी ये बात आई कि साहब आपके बारे में तो ऐसी ऐसी अफवाहें हैं, तो हम आपका आयोजन नहीं कर सकते। हमने कहा बहुत बढ़िया, मत करिए, हम अपने बूते पर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, डर नहीं लगता है? मतलब आपने कहा कि हाँ मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन बाई चांस अगर आपके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई अटैक होता है, कानूनी होता है या जिस्मानी तौर पर कोई आपको कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे कोई खतरा नहीं लगता? देखिए, जेल और मौत, ये 2 डर मैंने बहुत पहले निकाल दिए अपने दिल से,
और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार भी हूँ, जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। आपको याद होगा 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के मानवाधिकारों का मामला उठाने के कारण मुझ पे 5 लाख का जुर्माना लगाया था और 4 हफ्ते का वक्त दिया था, तो उस वक्त ही मैंने कह दिया था कि मैं जुर्माना नहीं दूंगा, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, क्योंकि आदिवासियों के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाना कोई अपराध नहीं है। तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं जुर्माना नहीं दूंगा। तो जेल जाना तो बिल्कुल तय था उस मामले में, 4 हफ्ते का वक्त है। तो जेल की तो बिल्कुल डर नहीं है और मरने का भी डर नहीं है। हमको लगता है हमारा भरा पूरा जीवन रहा है, मैंने जो काम करना चाहिए था, जो मैं करना चाहता था, वो मैंने किया है और बहुत सफलतापूर्वक किया है। हमने खास तौर से छत्तीसगढ़ के मामले में सरकारी झूठ का पर्दाफाश कर दिया, धज्जियां उड़ा दी सरकारी नैरेटिव की। अब दुनिया में कोई ये भरोसा नहीं करता कि आदिवासियों के मामले में सरकार सच बोल रही है। सबको पता है सरकार लुटेरी है, बलात्कारी और हत्यारी है। सोनी सोरी के मामले में बिल्कुल साफ हो गया। जिस सोनी सोरी के को थाने में निवस्त्र करके गुप्तांगों में पुलिस ने पत्थर भरे और ये कहा कि ये बहुत बड़ी माओवादी नेता है, वो 7 मामलों में बरी हुई और ये साबित हो गया कि सरकार बलात्कारी है, हत्यारी है और लुटेरी है और पूंजीपतियों के लिए काम करती है। तो हमने सरकार की झूठ की तो धज्जियां उड़ा दी। आज कोई सरकार का भरोसा नहीं करता। लोग कहते हैं कि ये सच बोल रहे हैं, हम लोगों को का भरोसा करते हैं और सरकार की कोई इज्जत नहीं बची। तो ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे जीवन एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक एक्सपोजर जो मतलब एक्सपोज जो किया आपने गवर्नमेंट को और उनके पीछे की ताकतों को, ये एक और उसकी कीमत भी चुकाई हमने। हाँ, कीमत तो हमारा जो 16 एकड़ में आश्रम था उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। पहला बुलडोजर भारत में बीजेपी का मेरे ऊपर चला था। 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की गई। मेरा 1000 का स्टाफ था, वो पूरा संस्था खत्म कर दी गई। अब तो हमने कीमत चुकाई है सच बोलने की, इसलिए कोई डर नहीं बचा है मुझे कि मेरा आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते सिवाय इसके कि आप मुझे मार दो या जेल में डाल दो। साइकिल पर ही क्यों निकले आप? मोटरसाइकिल भी ले सकते थे, बाइक और ये कार मुझे भी ले लगता है सकते कि 2-3 वजह है। एक तो ये बहुत कम बजट में हो जाता है, पेट्रोल का खर्चा नहीं है और मेरी कोई फंडिंग भी नहीं है। तो बिना फंडिंग के अगर करना है तो साइकिल बहुत बढ़िया है। दूसरा, मुझे लगता है जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है तब तक साइकिल चलाते हैं। जब इतना बूढ़े हो जाएंगे कि साइकिल नहीं चलाई जा रही, फिर स्कूटर वगैरह पे जाएंगे, वो कोई मना नहीं है। और साइकिल पर भी जाएंगे, पैदल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी आप अब तक मथुरा में आ गए हैं। मथुरा के जो हमारे नौजवान हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली मथुरा के लोगों को? देखिए, मथुरा जैसा आज बात भी हुई है कि मथुरा प्रेम की नगरी है और कृष्ण जो यहाँ एक नायक रहे हैं, उनका संदेश भी यही है कि प्रेम करो, प्रेम की रक्षा करो और जो अन्याय है उसका विरोध करो। तो यही हम कह सकते हैं यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर ईदगाह और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसका एक विवाद लगातार चला आ रहा है और पिछले कुछ समय से उसे बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है। तो उसको लेकर किस तरह की एहतियात यहाँ पे रखनी चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों को एक तो अपनी अमन कमेटीज़ जो शांति समितियाँ हैं वो बनाकर रखनी चाहिए, लगातार मिलना जुलना चाहिए। ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, सब बुज़ुर्ग हैं, बैठें आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के बारे में जानें और ऐसे लोगों के प्रति आगाह करते रहें कि जो राजनीति संगठनों से जुड़ करके समाज में दंगा और विद्वेष फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति सावधान करते रहें। और मथुरा की ये भी खासियत है जो सबको पता होनी चाहिए कि मथुरा में दाऊ जी का जो मंदिर है उसमें औरंगज़ेब की दी हुई ज़मीन का शिलालेख लगा हुआ है। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है, इसके सांप्रदायिक सौहार्द को बचा के रखने की जिम्मेदारी यहाँ के निवासियों की है और बहुत कोशिश चल रही है कि यहाँ भी दंगे फसाद हों और कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के नाम पर अपने आप को मसीहा और नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव जीता जाए।
जबकि कहते हैं कि कृष्ण की नगरी का तो रज अगर सर पर पड़ जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये छोटी सोच के लोग क्या मुक्त करेंगे कृष्ण की जन्मभूमि को, लेकिन वो अपने आप को बहुत चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए इस तरह की नफरत फैलाते हैं। तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। एक और आखिरी सवाल है। आप कहते हैं और जाने भी जाते हैं एक गांधीवादी कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन गांधी जी की अगर बात करें, वो जिस तरीके से सीधे सीधे तौर पर कहते थे, उस वक्त पे एक नेशनल जो पूंजीपति है, मतलब एक देशभक्त पूंजीपति है, तो उसका साथ लेने से उन्हें कोई गुरेज नहीं था। आज के समय में आप सीधा सीधा सामंतवाद पर तो चोट करते ही हैं, जातिवाद पर आप चोट करते ही हैं, वर्ण व्यवस्था पर आप चोट करते ही हैं, आप जो ईश्वर की अवधारणा है उसको लेकर भी सीधी सीधी खरी खरी अपनी बात कहते हैं, जो कि गांधी जी नहीं कहते थे। और सबसे बड़ी बात कि कॉरपोरेट पर सीधा सीधा आप टारगेट करते हैं। तो फिर ये जो आपकी बातें हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये लेफ्टिस्ट जो है आपकी विचारधारा है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये मार्क्सवादियों की तरफ आपका झुकाव है, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद को गांधीवादी भी कहते हैं, लोग भी आप उसे तौर पर जानते हैं। कैसे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे ये कह सकते हैं, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप एक गांधीवादी कार्यकर्ता हैं? संक्षेप में कहता हूँ मुक्तिबोध के शब्दों में कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर? तो मेरी पॉलिटिक्स ये है कि हम लोग जो आज की पीढ़ी है, हम लोग मार्क्स के, गांधी के, भगत सिंह के, अम्बेडकर साहब के बाद की पीढ़ी के लोग हैं। इसलिए हमें इन सब से सीखने का एक मौका मिला है, तो हम उस मामले में प्रिविलेज्ड हैं। अब सवाल यह है कि आज के दौर में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, वो हम इन सब के विचारों की रोशनी में तय कर सकते हैं अपने लिए। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है वो भी हम पहचान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ गांधी से सीख सकते हैं, बहुत कुछ मार्क्स से सीख सकते हैं, अम्बेडकर साहब से सीख सकते हैं, और वो सब सीख करके हम अपनी आज की भूमिका तय कर सकते हैं। हमें इन सब को लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो करते कुछ नहीं हैं, लेकिन वो बैठे बैठे अम्बेडकर साहब और गांधी को लड़ाते रहते हैं। हम कहते हैं कि भाई आज के समय में दोनों का विचारों को साथ में लेकर के हम वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, जातिवादी शोषण, इस सब के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो क्यों ना लड़ा जाए। और उसमें लेफ्टिस्ट भी हमारे साथ है। तो जो भी फासीवाद विरोधी, सांप्रदायिकता विरोधी, पूंजीवाद विरोधी, पितृसत्ता विरोधी जितनी भी शक्तियां हैं, हम सबको साथ में आकर के अपना काम करना चाहिए और इस समाज को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। यही हमारी पॉलिटिक्स है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे हिमांशु कुमार जी, उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे। इनकी इस यात्रा के लिए मथुरा के तमाम जो तरक्की पसंद, तमाम जो धर्मनिरपेक्ष साथी हैं हमारे, उन सब की तरफ से और हमारे सोशलिस्ट अड्डा की तरफ से भी स्पेशली हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। समाजवादी लोकमंच उत्तराखंड के जो हमारे साथी हैं, उनकी तरफ से भी हम आपको इस साइकिल यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सफल रहे आपकी यात्रा और मोदी योगी आपका बाल भी बांका न कर सकें। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद।